Hello everyone, welcome to IQ Civils IS Academy. This is Harshit Omar, faculty at IQ Civils IS Academy. अब जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं पॉलिटी का एक बहुत ही अहम इशू, दैट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो कि काफी ज्यादा न्यूज में भी रह चुका है, बहुत सारे केसेस आ चुके हैं इससे रिलेटेड। ओके, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, पार्ट ऑफ पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कि आप सभी को पता है, जीएस पेपर 2 यूपीएससी एंड इंपॉर्टेंट फॉर एपीएससी एज वेल। क्लियर? तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे कि ये बेसिकली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है क्या, डिस्क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, ये सारी चीजें हम कुछ डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि IQ सिविल्स IS एकेडमी नॉर्थ ईस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट विजन लेकर आगे बढ़ रहा है, और जो हजारों बच्चों का सपना है सिविल सर्विसेज, चाहे वो स्टेट का हो चाहे यूनियन पब्लिक सर्विसेज हो, काफी सारे बच्चों का साकार किया है। एक अच्छा विजन है, एक अच्छा डायरेक्शन है इस एकेडमी का, जिसमें हम सभी एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी चीज को लेकर हम हमारा एक नया बैच जीएस का एंड ऑप्शनल का जो कि लॉन्च करने जा रहे हैं नवंबर में। दैट मींस कल से नवंबर शुरू हो रहा है, तो नवंबर में हम इस बैच को लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आप में से जितने भी लोग यूपीएससी एपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जल्द से जल्द एनरोल कर सकते हैं। एनरोल योर सीट फॉर यूपीएससी एज वेल एज एपीएससी प्रिपरेशन। क्लियर? अब ये बैच इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी आवर इंपॉर्टेंट integrated GS PCM, that means pre cum mains बैच। क्लियर? इंटीग्रेटेड क्यों? प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन साथ में होगी। किस तरीके से चीजों को कनेक्ट करना है, किस तरीके से आंसर राइटिंग, तो सारी चीजें आपको इंटीग्रेटेड मैनर में सिखाई जाएंगी। दिस इज अवर रिजल्ट ओरिएंटेड बैच। बहुत सारे टॉपर्स, बहुत सारे जिनका सिलेक्शन हुआ है, उन सभी को इस बैच से काफी ज्यादा लाभ मिला है। समझ में आ रहा है? तो आप में से जितने लोग सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जल्द से जल्द एनरोल करें अपनी सीट को। लिमिटेड ऑफर है, लिमिटेड सीट्स हैं। लिमिटेड सीट्स इसलिए हैं ताकि हम कुछ बच्चों को एक सही गाइडेंस, एक सही डायरेक्शन दे सके। हमारे लिए अल्टीमेट एम है, एम इज योर सिलेक्शन। समझ में आ रहा है? योर सिलेक्शन। क्लियर? तो जल्द से जल्द आप अपनी सीट एनरोल करें और लाभ उठाएं अच्छे टीचर्स से डायरेक्शन लेने का, गाइडेंस, और अपनी प्रिपरेशन को एक सही दिशा दे। तो अब जैसा कि आप सभी को पता है, IQ सिविल्स IS एकेडमी ने बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, चाहे वो एपीएससी हो चाहे वो यूपीएससी हो। क्लियर? तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं एनरोलमेंट के लिए। क्लियर? तो अब हम शुरुआत करेंगे हमारे इस वीडियो की, हमारे आज के सेशन की, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये खाली मैंने एक पिक्चर लगा दिया है न्यूज का, हालांकि केसेस बहुत सारे हैं इससे रिलेटेड। क्लियर? बिकॉज अभी रिसेंटली
याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आर्ग्यू किया था एक महीने पहले, एक डेढ़ महीने पहले, दैट सोरेन वॉलेटेड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रूल्स एंड सॉट हिज डिस्क्वालिफिकेशन। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है क्या। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहां से आया ये कॉन्सेप्ट? तो सबसे पहली चीज समझो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है जब कोई आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट को होल्ड करते हैं। समझ में आ रहा है कि कोई भी एमपी और एमएलए, याद रखिए, कोई भी एमपी और एमएलए एग्जीक्यूटिव पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकता जहां से वो अलग से सैलरी, जो भी अलाउंसेस हैं, अगर वो गेन कर रहा है। दिस रिजल्टेड इनटू डिस्क्वालिफिकेशन। क्लियर? तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है? इट इज अ पोजीशन इन द गवर्नमेंट which cannot be held by an MLA or an MP. Clear? Because the post yield salaries also, prerequisites also, and other benefits. Clear? अब ये कॉन्सेप्ट आया कहां से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का? द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट is borrowed from United Kingdom, as India has taken the model of parliamentary democracy. Parliamentary democracy, parliamentary democracy हमने कहां से लिया? parliamentary form of government from Britain और United Kingdom. Clear? अब वहां पर कैसा सिस्टम था? Now members of legislature, that is MPs and MLAs, they hold the office of executive, accounts for their work. तो अगर लेजिस्लेटर्स, लेजिस्लेटर एमपीज भी हैं, एमएलएज भी हैं, स्टेट लेवल पर एमएलएज हैं। क्लियर? अगर लेजिस्लेटर होल्ड करते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट, दे माइट बी सस्पेक्टेबल टू गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस and may not perform their constitutional duty functions fairly. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। इसलिए इट इज, बहुत सारी चीजों में इट इज अ पार्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। देयर आर ओनली 4 एक्सेप्शंस ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जो कि मैं अभी बताऊंगा, प्रेसिडेंट एक्सेप्शन। क्लियर? तो बेसिकली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है, कहने का मतलब यह है, लॉ यहां पर मेन एम जो है लॉ का वो ये है ताकि बेसिक फीचर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो बरकरार रहे। हमारे बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, वो होनी चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर, ये कॉन्सेप्ट दिया किसने? मॉन्टेस्क्यू ने। मॉन्टेस्क्यू फ्रेंच फिलोसोफर है ये, फ्रेंच फिलोसोफर। रिमेंबर दिस थिंग, मेंस में क्वेश्चन भी आ चुका है इस पे। समझ में आ रहा है? तो अब एक चीज समझो, अब जब सेपरेशन ऑफ पावर की बात की है तो थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देते हैं, क्योंकि यूपीएससी एपीएससी सब कॉन्सेप्ट का गेम है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए, आप यूपीएससी और एपीएससी दोनों ही लीग में। तो फोकस करिए कॉन्सेप्ट समझने पर। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, यहीं से तुमने समझ लिया सेपरेशन ऑफ पावर। कॉन्सेप्ट किसने दिया? फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू ने। क्लियर? अब कॉन्सेप्ट ऑफ पावर है क्या? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप 2 फिगर्स देखिए, दिस इज लेजिस्लेचर, क्लियर? दिस इज एग्जीक्यूटिव्स, ये एग्जीक्यूटिव्स हैं। एग्जीक्यूटिव्स मींस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दिस इज जुडिशरी, जुडिशरी। लेजिस्लेचर मींस पार्लियामेंट। क्लियर? एंड फर्स्ट सिटीजन प्रेसिडेंट। समझ में आ रहा है? एक ये फिगर हो गया, दूसरा डायग्राम हो गया ये। दिस इज लेजिस्लेचर,
दिस इज एग्जीक्यूटिव एंड दिस इज जुडिशरी, एंड यहां पर है प्रेसिडेंट। क्लियर? नाउ टेल मी क्लियरली सेपरेशन ऑफ पावर किस डायग्राम में डिफाइन है? एक मिनट लीजिए और सोचिए, इन दोनों ही डायग्राम्स में से आपको क्लियरली सेपरेशन ऑफ पावर कहां पर दिख रहा है? नाउ ये कौन सा मॉडल है? दिस इज अ मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब आप कहेंगे सर कैसे? बिकॉज याद रखिए, इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दे आर सब पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर ऑल्सो, दैट इज पार्लियामेंट। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा वो पहले एमपी होगा, बाद में बनेगा मिनिस्टर। यही तो होता है। ओके, एवरी मिनिस्टर इज एमपी फर्स्ट, क्लियर? बट एवरी एमपी इज नॉट अ मिनिस्टर, ये याद रखिएगा। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव का भी काम करते हैं और पार्लियामेंट में भी होते हैं। दैट मीन्स in parliamentary form of government executives are sub part of legislature, clear? तो ये डायग्राम सूटेबल है किसके लिए? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए। देन दिस इज अ डायग्राम ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ presidential form of government like United States of America, example USA। अब यूएसए में एग्जीक्यूटिव पूरी तरीके से अलग है, दैट मीन्स बाइडेन एंड बाइडेन के अपने मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज। कांग्रेस पीपल्स आर डिफरेंट, कांग्रेस वहां पर क्या है? पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर के लोग अलग हैं, एंड जुडिशरी टोटली सेपरेट। तो क्लियरली सेपरेशन ऑफ पावर आपको कहां पर दिख रही है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्लियरली सेपरेशन ऑफ पावर, क्लियर? इसीलिए यूपीएससी मेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइएगा। आज इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, और मैं दावा कर रहा हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए मेंस का, और उसमें देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, इन केस ऑफ इंडिया सेपरेशन ऑफ पावर इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। ओके, तो इंडिया के केस में सेपरेशन ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन में तो दिया हुआ है, बट अगर हम एक्चुअल में देखें तो एग्जीक्यूटिव्स आर सब पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर ऑल्सो। दैट मीन्स इंडिया के केस में सेपरेशन ऑफ फंक्शन दिखता है प्रैक्टिकलिटी में, separation of functions in practical form, but clearly separation of power कहां पर दिखता है? presidential form of government। clear everyone? डायग्राम के थ्रू चीजें आपको समझ में आ जाती। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो सेपरेशन ऑफ पावर आपका टॉपिक खत्म हो गया। कॉन्सेप्ट किसने दिया? कॉन्सेप्ट दिया था मॉन्टेस्क्यू ने। इंडिया ने क्यों सेपरेशन ऑफ पावर अडॉप्ट किया? अब यह भी पता होना चाहिए, क्योंकि इंडिया वॉज द विक्टिम ऑफ कॉलोनियल रूल। ओके, इंडिया हैज सीन वेरियस एम्पायर्स रूल लाइक मुगल एम्पायर। अब मुगल एम्पायर, दिल्ली सल्तनत वॉज देयर। नाउ all the powers, whether it is legislative power, judiciary power, executive power, were in the hands of a ruler। अब मान लीजिए शाहजहां है, शाहजहां के पास लेजिस्लेटिव पावर भी है और वही डिसाइड करेंगे जुडिशरी, वही डिसाइड करेंगे एग्जीक्यूटिव, तो सारी पावर एक इंसान के हाथ में। तो लोगों ने ये चीज समझा फ्रीडम स्ट्रगल से, और तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सेपरेशन ऑफ पावर दिया।
विजन देखिए आप कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का, कितना फार साइटेड विजन था। समझ में आ रहा है? ये होता है सिचुएशन से सीखना। आजकल लोग रटते हैं, सीखते नहीं है। यूपीएससी और एपीएससी निकालना है तो सीखिए। समझ में आ रहा है? नाउ तो मैंने आपको बताया कि सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमारा मेन टॉपिक था। तो बेसिकली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की हम बात कर रहे थे। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये कहां से लिया गया? यूनाइटेड किंगडम से। अब ये जो ओरिजिन हुआ है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का, ओरिजिन कैसे हुआ? ओरिजिन क्लियर? नाउ हाउ दिस कॉन्सेप्ट वॉज ओरिजिनेटेड, सबसे पहली चीज, अब याद रखिएगा, ये टर्म पाया गया था, एक इंग्लिश एक्ट आया था, सेटलमेंट। समझ में आ रहा है? क्लियर एवरीवन? ये याद रखिएगा, देयर वॉज एन एक्ट। कौन सा एक्ट था? इंग्लिश सेटलमेंट एक्ट। इंग्लिश सेटलमेंट एक्ट। क्लियर? तो अब ये एक्ट पाया गया, याद रखिएगा, ये एक्ट कब आया? 1701 में। इस एक्ट में ये टर्म पाया गया था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और इस लॉ में क्या था? याद रखिएगा, अंडर दिस लॉ, अंडर दिस लॉ, चाहे तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी लोग। अंडर दिस लॉ, नो पर्सन who has an office or a place of profit, under the king or receives a pension from the crown shall be capable of serving as a member of House of कॉमन्स। ये याद रखिएगा। तो इस एक्ट में क्या था कि इस लॉ में कोई भी पर्सन जिसके, नो पर्सन, याद रखिएगा, नो पर्सन हु हैज एन ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट अंडर किंग। समझ में आ रहा है? नो पर्सन हु हैज एन ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट अंडर द किंग और रिसीव्स अ पेंशन फ्रॉम द क्राउन शैल बी कैपेबल ऑफ सर्विंग एज ए हाउस ऑफ कॉमन्स। कि अगर कोई भी क्राउन के अंडर में पेंशन पा रहा है, उसके लिए काम कर रहा है, वो हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? क्राउन का एग्जीक्यूटिव पोस्ट। क्लियर? ये याद रखिएगा। तो वहां पर हमें इसके बारे में पता चलता है। सो दिस वॉज इंस्टीट्यूटेड so that there would not be any undue influence from the royal household in administrative affairs, ताकि क्राउन का किसी भी तरीके का इंफ्लुएंस ना आ सके किसमें? याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में। इसलिए इस वर्ड का यूज किया गया इसमें। इस बात को समझो। अब इंडिया भी अडॉप्ट करेगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। समझ में आ रहा है? ये याद रखिए। क्लियर? So now, what are the provisions for disqualifications? First of all, so there are articles 102A for MPs, 191 subclause 1A for MLAs. समझ में आ रहा है? अब पहली चीज, दो आर्टिकल्स हैं, बट ये डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में बात नहीं करते हैं। ये याद रखिएगा।
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। पहली चीज सुन लीजिए, क्लियर? दैट मीन्स एमपीज एंड एमएलएज कैन बी डिस्क्वालिफाइड फॉर होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होल्ड किया हुआ है। और डिस्क्वालिफिकेशन के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ये एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का रीजन है। अगर एमपीएमएलए अनसाउंड माइंड का तो भी डिस्क्वालिफाइड, या इंसॉल्वेंट, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट देन ऑल्सो, या इंडियन सिटीजन नहीं है, या उन्होंने एक्वायर कर ली किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप को, तो भी वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। समझ में आ रहा है? सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स 102 1A, ओके, ये याद रखिएगा। एंड 191 1A, ये भी आर्टिकल कौन सा है? 102 1A, क्लियर? एंड 191 1A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के यही आर्टिकल दो जो है, जो एमपीज और एमएलए के लिए, जो ये आर्टिकल्स कहते हैं दैट एमपी और एमएलए इज बेयर्ड फ्रॉम होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट as it can put them in the position to gain a financial benefit। क्योंकि इससे अगर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा, इससे उन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। सो अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर चूजिंग एज ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट अगर उसने कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में। क्लियर? ये याद रखिएगा। सो अब इसी के साथ ही साथ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कहता नहीं है। नाउ सेकेंड थिंग इज अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, आरपीए एक्ट का नाम आपने सुना होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। नाउ अंडर दिस एक्ट, this act also talks about holding an office of profit is grounds for disqualification. Under this act also, holding an office of profit grounds for disqualification. Clear everyone? ये याद रखिएगा। क्लियर? सो इफ आई आस्क यू दिस वर्ड ऑफिस, ये जो वर्ड है ऑफिस, इट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इन दोनों में ही डिफाइन नहीं किया गया है। दिस वर्ड ऑफिस डज नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इन दोनों ही जगह रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कौन सा? 1951 डिफाइन नहीं किया गया। तो अब आप कहेंगे सर, तो हम किस बेसिस पर कह सकते हैं कि भाई डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? हु इज द इंटरप्रेटर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन? जुडिशरी। तो कोर्ट्स ने समय समय पर इस वर्ड को इंटरप्रेट किया है, बिकॉज अल्टीमेटली हु इज द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? सो कोर्ट्स, तो याद रखिएगा, कोर्ट्स दे हैव इंटरप्रेटेड, ओके, एंड दे मीन दैट अ पोजीशन विथ सर्टेन ड्यूटीज दैट आर मोर और लेस ऑफ पब्लिक कैरेक्टर। ओके, वो पोजीशन जो मोर और लेस ऑफ पब्लिक कैरेक्टर। सो कोर्ट हैव इंटरप्रेटेड दिस टर्म, इंटरप्रेटेड दिस टर्म। टर्म मीन्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये याद रखिएगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। क्लियर? सो हाउ एवर वी कैन से अ लेजिस्लेटर, और यू कैन से हम कह सकते हैं कि अ लेजिस्लेटर कैन नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम आइदर पार्लियामेंट
or state assembly for holding any office. Okay, so it can be done for holding an office, that is office of profit. ये याद रखिएगा, किसी भी लेजिस्लेटर या स्टेट असेंबली के मेंबर को हम किसी भी ऑफिस को होल्ड करने पर डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, बट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होने पर डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो यूपीएससी को आप जानते ही हैं, छोटी छोटी चीजों से किस तरीके से वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। अगर सिर्फ ऑफिस लिखा है स्टेटमेंट में तो वहां पर डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता, बट अगर पूरा लिखा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यस, उस बेसिस पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये याद रखिएगा। क्लियर एवरीवन? ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर। ओके, नाउ तो अभी मैंने जैसा कि आपको बताया, दिस वर्ड ऑफिस हैज नॉट बीन डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। Then article 1021A, 191(1)(a), this is for MPs, this is for MLAs. Clear? So it says that an MP or MLA is barred from holding an office of profit, क्योंकि इससे उन्हें कोई भी फाइनेंशियल गेन हो सकता है, फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है, इसलिए उन्हें इससे दूर रखा जाए। बट डिफरेंट कोर्ट्स ने इंटरप्रेट किया इसको, तो उन्होंने कहा कि ये वो पोजीशन है जिससे कुछ ड्यूटीज पब्लिक कैरेक्टर की तरह या कम पब्लिक कैरेक्टर की तरह हो सकती, मोर और लेस। ओके, तो अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये एक ऐसी पोजीशन है गवर्नमेंट में which should not and cannot be held by an MLA or an MP। क्यों? क्योंकि अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो हेल्ड करेंगे तो उनकी सैलरीज भी देनी होंगी, फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। क्लियर? सो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रीएनफोर्सेस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो इसीलिए इसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। इससे हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको हम ध्यान में रखते हैं, उसको हम याद रखिए सबसे आगे रखते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर को, स्पेशली एग्जीक्यूटिव्स एंड लेजिस्लेटिव्स के बीच में जो सेपरेशन ऑफ पावर है। समझ में आ रहा है? सेपरेशन ऑफ पावर इज वन ऑफ द फीचर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी वायलेटेड। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो रैशनल क्या है इस लॉ के पीछे? इस लॉ के पीछे मेन कारण यही है ताकि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी इंडिपेंडेंस बरकरार रहे और वो किसी भी तरीके के फेवर से एग्जीक्यूटिव से दूर रहे। तो मेन रीजन ये। क्लियर? सो आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब ये कॉन्सेप्ट है क्या? अभी मैंने आप सभी को बताया कॉन्सेप्ट। MPs एंड MLAs एज मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर। MPs कहां पर होते हैं? पार्लियामेंट, दैट इज यूनियन लेजिस्लेचर। MLAs स्टेट असेंबली मेंबर, स्टेट assembly member। okay, they should hold the government accountable for its work। तो इसीलिए याद रखिएगा एसेंस जो है डिस्क्वालिफिकेशन का वो ये है, अगर लेजिस्लेटर्स होल्ड करते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट गवर्नमेंट के अंडर में, हो सकता है उनके ऊपर भी गवर्नमेंट का इंफ्लुएंस आ जाए और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को फेयरली डिस्चार्ज नहीं करेंगे, क्वेश्चन आवर में सरकार से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। समझ में आ रहा है? तो इससे एमपीज और एमएलएज इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, किसके? गवर्नमेंट के, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। क्लियर? इसीलिए मकसद यह है कि देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ड्यूटीज एंड इंटरेस्ट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर्स। उनकी ड्यूटीज और उनके इंटरेस्ट में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना। क्लियर? एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो लॉ है ये एनफोर्स करता है बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव्स एंड लेजिस्लेटिव्स। ये याद रखिएगा, एंड लेजिस्लेचर्स।
समझ में आ रहा है? ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, इसको आप वॉयलेट नहीं कर सकते। क्लियर? सो आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। तो बैकग्राउंड जैसा कि अभी मैंने आपको बताया इस वीडियो में कि जो ये टर्म है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये कहां से ओरिजिन आया? इंग्लिश एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701। और इस लॉ के अंडर में नो पर्सन हैज एन ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट अंडर दी किंग। क्लियर? जो किंग के अंडर में काम कर रहा है या क्राउन से कोई भी पेंशन रिसीव हो रही है, वो कैपेबल नहीं है किसी भी तरीके से हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्व करने के लिए। क्लियर? देन इसीलिए मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो चाहते थे कि लेजिस्लेटर शुड नॉट फील ऑब्लिगेटेड टू द एग्जीक्यूटिव, कि जो एमपीज एंड एमएलएज हैं किसी भी तरीके से वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एग्जीक्यूटिव्स के किसी भी तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनके ऊपर डोमिनेट ना करें। इसीलिए उन्होंने इसको अलग कर दिया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिस्क्वालिफिकेशन का पार्ट बना दिया, ताकि किसी भी तरीके से गवर्नमेंट का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, एग्जीक्यूटिव्स का, सब एक ही है, किसी भी तरीके से इनका इंफ्लुएंस एमपीज और एमएलएज पे ना आए। और इसीलिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, इस पे काफी ज्यादा डिबेट हुई थी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर 1953 में, जब इलेक्शन कमीशन ने, व्हेन इलेक्शन कमीशन हैड टू डिसाइड, जब इलेक्शन कमीशन को डिसाइड करना पड़ा था वेदर एमएलएज ऑफ विंध्य प्रदेश असेंबली शुड बी डिस्क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट एज मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी काउंसिल। समझ में आ रहा है? तब इलेक्शन कमीशन को डिसाइड करना पड़ा था कि जो विंध्य प्रदेश के एमएलएज हैं, ओके, दे शुड बी डिस्क्वालिफाइड, उन्हें अपॉइंट ना किया जाए डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी काउंसिल में, इससे इंफ्लुएंस आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, ये हुआ था पहली बार। क्लियर? तो अब अगर हम बात करें व्हाट इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल फॉर इंक्लूडिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एज क्राइटेरिया फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। अब देखिए, इस एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, बट इस एक टॉपिक में कितनी सारी चीजें आप कवर कर रहे हैं। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड मैनर में प्रिपेयर करना, नॉट ओनली फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के लिए सिर्फ जरूरी है प्रैक्टिस, प्रिपरेशन तुम करते हो मेंस की। मेंस का मतलब होता है प्रिपरेशन। समझ में आ रहा है? प्रीलिम्स की सिर्फ प्रैक्टिस होती है, कोई पढ़ाई नहीं होती। जब तुम मेंस के लिए प्रिपेयर करोगे, प्रीलिम्स के लिए अपने आप तैयारी हो जाएगी, इसलिए प्रैक्टिस करोगे प्रीलिम्स के लिए। इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड मैनर में प्रिपेयर करना चीजों को। समझ में आ रहा है? इंटीग्रेटेड मैनर में चीजों को कैसे प्रिपेयर करें। और ये प्रिपरेशन लक्ष्मीकांत से नहीं होती है। आप में से ज्यादातर लोग लक्ष्मीकांत ये बुक उठा लेते। रिमेंबर दिस थिंग, लक्ष्मीकांत इज नॉट अ बुक, इट इज अ गाइड। और गाइड कभी आपको कुछ सिखाती नहीं है। लक्ष्मीकांत मेंस के लिए बनी ही नहीं है। बुक पढ़ना है तो डीडी बसु पढ़ो, डीडी बसु। अब इसकी लैंग्वेज टफ है, मैं मानता हूं, तो जिनको नहीं समझ में आता तो आप पहले पढ़े एनसीईआरटी, बेस बनाइए, एंड देन आप पढ़ सकते हैं इजी लैंग्वेज में पीएम बख्शी। पीएम बख्शी, बहुत सारी किताबें हैं, कोई एक किताब, बट लक्ष्मीकांत नहीं। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो हम डिस्कस कर रहे थे what is the underlying principle for including office of profit as criterion for disqualification। तो अभी मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चाहते थे कि लेजिस्लेटर्स किसी भी तरीके से ऑब्लिगेटेड फील ना करें एग्जीक्यूटिव को, ओके, वो अपनी ड्यूटीज, लेजिस्लेटिव फंक्शंस बिल्कुल सही से डिस्चार्ज करें, इसीलिए उनको अलग कर दिया गया। इसीलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को क्राइटेरिया रख दिया गया एज ए डिस्क्वालिफिकेशन। हो सकता है एग्जीक्यूटिव के डोमिनेट करने लगे, इसलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाना जरूरी था। तो दूसरे
हम कह सकते हैं एमपीज और एमएलए दे शुड बी फ्री टू कैरी इट आउट हर ड्यूटीज विदाउट एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंटल प्रेशर, किसी भी गवर्नमेंटल प्रेशर में कोई काम ना करें, ओके, ताकि उनकी ड्यूटीज और इंटरेस्ट में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो एमपीज और एमएलए के। सो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये जो लॉ है इसका मेन काम है, बेसिक फीचर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये याद रखिएगा। क्लियर? नाउ अब ये जो टर्म है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये क्या गवर्न करता है? क्लियर? तो अगर हम बात करें एट प्रेजेंट, एक एक्ट है, एक एक्ट आया था, पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959। अब ये एक्ट क्या कहता है? ये एक्ट याद रखिएगा, दिस एक्ट बार्स एन एमपी, एमएलए और एन एमएलसी, एमएलसी मतलब मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिन स्टेट्स असेंबली में लोअर हाउस भी है एज वेल एज अपर हाउस भी है। अपर हाउस को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। क्लियर? सो एट प्रेजेंट पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959, ये याद रखिएगा, they put bars an MP, MLA or an MLC from holding any office of profit under central or government, state government unless it is exempted। तो ये एक्ट इन सभी पर रोक लगाता है कि ताकि ये किसी भी तरीके का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होल्ड करें सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में, या वो एग्जेम्प्टेड ऑफिस हो तो कर सकते हैं। लाइक प्रेसिडेंट का ऑफिस एग्जेम्प्ट है, वाइस प्रेसिडेंट एग्जेम्पशन है, गवर्नर एग्जेम्प्ट है, मिनिस्टर्स एग्जेम्प्ट है। ये 4 एक्सेप्शंस हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में, याद रखिएगा। बिकॉज कैसे? मिनिस्टर पहले एमपी होता है, बाद में मिनिस्टर बनता है, समझ में आ रहा है? तो ये एग्जेम्पशन है। तो ये 4 को छोड़ के और कोई एग्जेम्पशन नहीं है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है। सो लेजिस्लेटर्स can face disqualification for holding such positions which bring them financial or other benefits। तो under the provisions of article 102 subclause 1a and 191 subclause 1a for MP, for MLA, MP और an MLA और MLC, ये सभी याद रखिएगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते किसी भी तरीके के सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इस मैनर में क्या हुआ? ये एक अनडिफाइंड टर्म है, अनडिफाइंड टर्म, समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं लॉ मिनिस्ट्री के, ऑफिशियल्स ऑफ लॉ मिनिस्ट्री, ओके, ये डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन किया जाए। ओके, नंबर ऑफ केसेस फाइल किए गए इलेक्शन कमीशन एंड कोर्ट्स में। तो वंस द डेफिनेशन इज चेंज, वन विल ऑल्सो हैव टू अमेंड वेरियस प्रोविजन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। और एक बार ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन कोई भी अगर आई और चेंज हुई, तो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स में भी चेंज, अमेंडमेंट्स लाने होंगे। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 1021A, आर्टिकल 191 ये डील करते हैं एमपीज और एमएलए से। क्लियर? एंड इसका इफेक्ट होगा बाकी दूसरे सेक्शंस पे भी कॉन्स्टिट्यूशन के, ये याद रखिएगा, इसका इंपैक्ट होगा बाकी दूसरे सेक्शन पे भी कॉन्स्टिट्यूशन के। रिमेंबर दिस थिंग। क्लियर? सो इफ आई आस्क यू नाउ, व्हाट डज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? अब आरपीए एक्ट क्या कहता है? तो मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आरपीए एक्ट कुछ कहता ही नहीं है, समझ में आ रहा है? बस इनका यही कहना है कि एमपीज और एमएलएज जो हैं ये होल्ड नहीं कर सकते ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, दैट्स इट। इन्होंने डिफाइन किया ही नहीं है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट क्या है। सो आरपीए एक्ट डज नॉट क्लियरली डिफाइन व्हाट कंस्टिट्यूट्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सो अंडर सेक्शन 9A ऑफ आरपीए एक्ट, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लाइक एमएलएज, एमपीज, पब्लिक सर्वेंट्स, ये होल्ड नहीं कर सकते ऑफिस ऑफ
प्रॉफिट को। ओके, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है? अनडिफाइंड टर्म है। ओके, ये जो सेक्शन है सेक्शन 9A आरपीए एक्ट का, इसमें ऑलरेडी बहुत सारे कमियां हैं, पॉलिटिकल एलिगेशंस लगाए गए। समझ में आ रहा है? क्वेश्चनिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑल्सो, और इसीलिए आरपीए एक्ट में बहुत सारे जुडिशियल इंटरवेंशन भी हो चुके। क्लियर? तो अब रीजंस क्या क्या है कंट्रोवर्सीज के, ये भी हमें पता होना चाहिए। व्हाट आर द रीजंस फॉर कंट्रोवर्सीज? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो टर्म है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का, ये डिफाइंड है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन आरपीए एक्ट 1951 में, इसीलिए इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज भरी हुई। समझ में आ रहा है? इट इज फॉर द कोर्ट टू एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, इसीलिए सालों से कोर्ट डिसाइड करता आ रहा है इस इशू को। समझ में आ रहा है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैक्चुअल सिचुएशंस। बट आर्टिकल 102, 191 जो इफेक्ट देते हैं इस कॉन्सेप्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को, तो इसीलिए इन आर्टिकल्स के थ्रू रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पर। ओके, ये याद रखिएगा। ऑन लॉ मेकर्स एक्सेप्टिंग गवर्नमेंट पोजीशन, कि वो ऐसे गवर्नमेंट पोजीशन एग्जीक्यूटिव पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकते। क्लियर? तो अब हम देखेंगे जुडिशरी का रोल क्या रहा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन करने में। बहुत सारे केसेस आए, समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी इन डिफाइनिंग द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? तो एक केस आया था 2001 में। ओके, उससे पहले 1964 में याद रखिएगा एक केस आया था, गुरु गोविंदा बासु वर्सेस शंकरी प्रसाद। बहुत ही फेमस केस है शंकरी प्रसाद केस, शंकरी प्रसाद घोषाल केस। तो इस केस में याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने 1964 में सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन द टेस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट टू डिटरमाइन एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? तो इसमें कुछ चीजें देखी गई थी इस केस में, वेदर गवर्नमेंट इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ओके, वेदर द गवर्नमेंट हैज द पावर टू टर्मिनेट द अपॉइंटमेंट, क्या गवर्नमेंट के पास पावर है, वेदर द गवर्नमेंट डिटरमाइंस द रेम्यूनरेशन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ रेम्यूनरेशन, ओके, एंड द पावर दैट कम्स विद पोजीशन। ये सारी चीजें डिटरमाइन की गई थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस आए हैं। नॉर्थ ईस्ट में ही आपको पता होगा कि केस आया था नागालैंड के चीफ मिनिस्टर का, when Nagaland chief minister appointed 26 legislators as parliamentary secretaries, 2017 का केस है। समझ में आ रहा है? केस क्या था? नागालैंड चीफ मिनिस्टर appointed 24 parliamentary secretaries. Clear? 2017. And after all 60 MLAs of Nagaland Assembly joined the ruling alliance. समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके के बहुत सारे, दिल्ली में भी आता है, दिल्ली में भी आया था, 21 parliamentary secretaries were appointed in addition to the 7 ministerial posts to constitute 40% of the 70 member legislature. तो ये बहुत सारे केसेस आए कि क्या गवर्नमेंट के पास पावर है ये चीज। ओके, तो 1964 में ये चीज जो है बेस देखा गया। तो 2001 में भी केस आया, सुप्रीम कोर्ट इन प्रद्युत बोरदोलोई वर्सेस स्वपन रॉय आउटलाइन 4 ब्रॉड प्रिंसिपल्स फॉर डिटरमाइनिंग वेदर एन ऑफिस अट्रैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन और नॉट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में देखा, 4 प्रिंसिपल्स देखे कि ये ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन का पार्ट हो सकता है कि नहीं। पहली चीज क्या देखी कि गवर्नमेंट के पास, वेदर द गवर्नमेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शंस ऑफ द ऑफिस। दूसरी चीज देखी गई, वेदर द ऑफिस हैज एनी रेम्यूनरेशन। थर्ड, वेदर द बॉडी इन विच द ऑफिस इज हेल्ड हैज गवर्नमेंट पावर्स।
वो बॉडी जिसमें ऑफिस है ये, क्या उसमें गवर्नमेंट पावर्स है, लाइक रिलीजिंग मनी, अलॉटमेंट ऑफ लैंड, लाइसेंस, एंड लास्ट whether the office enables the holder to influence by way of patronage or not. तो ये सारी चीजें इसमें देखी गई। देन एक बड़ा ही फेमस केस आया जया बच्चन, आप सभी जानते हैं जया बच्चन को। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने, याद रखिएगा, while upholding the disqualification of Jaya Bachchan from Rajya Sabha, and in this Supreme Court held that office of profit is relevant if the office is capable of yielding profit or gain, not whether the person actually obtain a monetary gain. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रेलिवेंट होगा अगर वो ऑफिस कोई प्रॉफिट गेन करे या उस ऑफिस को फायदा हो, ये नहीं कि उस ऑफिस को ज्वाइन करने के बाद उस पर्सन का मॉनिटरी गेन हो रहा है, वो नहीं चाहिए, उस ऑफिस का फायदा होना चाहिए। सो however in this case it exempt reimbursement of out of pocket or actual expenses from gain, जो एक्चुअल एक्सपेंसेस होंगे रीएम्बर्समेंट की को एग्जेम्प्ट कर दिया गया था। ओके, सो इट ऑल्सो एग्जेम्प्ट एक्वायरिंग अ कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, ओके, टू परफॉर्म फंक्शंस विच गवर्नमेंट वुड हैव इटसेल्फ डिस्चार्ज। ओके, तो इसमें एग्जेम्प्ट कर दिया गया था एक्वायरिंग अ कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस गवर्नमेंट से, ओके, फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। देन 2015 में भी केस आया, कैलकाटा हाई कोर्ट जजमेंट। कौन सा केस था? विशक भट्टाचार्य वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस केस में क्या हुआ था? पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की पोजीशन से रिलेटेड केस था। तो कोर्ट ने कहा दैट पोजीशन ऑफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मे कॉन्फर द रैंक ऑफ अ जूनियर मिनिस्टर ऑन द लेजिस्लेटर, एंड हेंस ये एक अटेम्प्ट था स्टेट गवर्नमेंट का कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल सीलिंग को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं नंबर ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू, क्योंकि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का रैंक हो सकता है जूनियर मिनिस्टर का। समझ में आ रहा है? तो कैलकाटा हाईकोर्ट ने ये जजमेंट दी थी। तो बेसिकली अगर हम देखें, इश्यूज की बात करें, इश्यूज, और अभी जैसे केस आया था शिबू सोरेन का, ओके, जो कि अभी हमने न्यूज का एक पिक्चर देखा था। तो इश्यूज की अगर हम बात करें, ओवरऑल अगर हम इश्यूज की बात करते हैं, दिस कॉन्फ्लिक्ट, तो कॉन्फ्लिक्ट कहां कहां पर आते हैं? इश्यूज जुड़ा होता है अगेंस्ट दी सेपरेशन ऑफ पावर, अगेंस्ट separation of power. That means holding office makes a legislator dependent on the एग्जीक्यूटिव। तो एमपीज और एमएलएज अगर कोई भी ऑफिस ज्वाइन करते हैं वो डिपेंडेंट हो जाते हैं एग्जीक्यूटिव पर। तो कहीं ना कहीं जो सेपरेशन ऑफ पावर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर की वो वॉयलेट होती है। ओके, इससे वॉयलेशन होता है, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, लाइक अब जैसे कि मैंने आपको बताया कॉन्फर द रैंक ऑफ जूनियर मिनिस्टर, इससे जो कॉन्स्टिट्यूशनल सीलिंग है कि कितने नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं वो वॉयलेट होता है। क्लियर? इसको मिसयूज किया जाता है, मिसयूज्ड फॉर पॉलिटिकल रीजंस आल्सो, पॉलिटिकल रीजंस आल्सो। ओके, और इसका काफी ज्यादा मिसयूज किया गया था कोलिशन एरा की पॉलिटिक्स में। ओके, कोलिशन एरा हैज लेड टू द अपीजिंग मेंबर्स बाय गिविंग अट्रैक्टिव पोजीशन। कोलिशन एरा कब से शुरू हुआ? 1990 से। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस जीएस पेपर 1 में पढ़ेंगे कोलिशन एरा, बहुत कोलिशन बनी। क्लियर? देन इट ऑल्सो रिजल्टेड इनटू फाइनेंशियल बर्डन। अब अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करेंगे तो फाइनेंशियल बर्डन, सैलरीज, इन सभी चीजों का होगा। समझ में आ रहा है? तो इससे दे कॉजेज लॉसेस टू पब्लिक मनी। क्लियर? ये याद रखिएगा। अब इससे गवर्नमेंट का जो साइज हो जाएगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा, जिससे वो आर्बिट्री यूज कर सकते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स का। इसीलिए ये सारे केसेस आए थे। क्लियर? तो अब इन सभी सिचुएशन में जब इतने सारे इश्यूज हैं तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? पहला चीज,
दैट कॉन्स्टिट्यूशन और आरपीए एक्ट इनको अमेंड किया जाना चाहिए होलिस्टिक मैनर में, और एक होलिस्टिक डेफिनेशन दी जाए सबसे पहले ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन करो पहले कि है क्या। फिर बहुत सारे सजेशंस आए हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड बहुत सारी कमिटीज के, लाइक पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमिटी ने क्या कहा था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे, इन्होंने सजेस्ट किया था एडिशनल पैरामीटर्स होने चाहिए लाइक रेम्यूनरेशन, पावर, पैट्रोनेज टू डिटरमाइन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देन सेकंड एआरसी का कहना था ऑल द ऑफिसर्स विद एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग पावर्स एंड फाइनेंशियल कंट्रोल टू बी ट्रीटेड एज एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इन्होंने एक डिफिनीशन दिया था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कि जितने भी ऑफिसर्स एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग पावर्स के हैं एंड फाइनेंशियल कंट्रोल के, उन्हें हमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मानना चाहिए। देन एनसीआरडब्ल्यूसी, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो कमिटी है एनसीआरडब्ल्यूसी कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी, याद रखिएगा, दे सजेस्टेड दैट इलेक्शन कमीशन को हमें पावर देनी चाहिए, मैंडेट देना चाहिए, ताकि वो डिटरमाइन करे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कितने आर्टिकल हैं, 324 टू 329 तक, क्लियर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देन इंडिया ऑल्सो प्रैक्टिस इंग्लिश practice of determining if an office constitute office of profit nor not at the time of creation of an office। तो इंडिया इंग्लिश प्रैक्टिस भी अडॉप्ट कर सकता है कि अगर ऑफिस जो बनाया जा रहा है, इफ एन ऑफिस कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और नॉट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ऑफिस, समझ में आ रहा है, जो ऑफिस बनाया जा रहा है उस समय पर, उसी टाइम पर डिटरमाइन कर दो कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पार्ट है कि नहीं है। तो ये हम इंग्लिश प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या हो सकता है अगर आप मेंस में आंसर लिखेंगे, तो कंक्लूजन आप लिख सकते हैं कि लॉ मेकर्स को amicably they should make discussions so that they can discuss the specific criteria for office of profit, और इसमें कंसल्टेटिव प्रोसेस होनी चाहिए ताकि सभी आपस में कंसल्ट करें, इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, लॉयर्स, ये सब आपस में डिस्कस करें और एक प्रॉपर डेफिनेशन दें, प्रॉपर क्राइटेरिया दें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का। ओके, और आज जरूरत है कि फिर से रिविजिट किया जाए डिस्क्वालिफिकेशन के लॉज को, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड लॉज को, ताकि जो आज कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इंटरेस्ट पर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उनको अवॉइड किया जा सके, एमपीज और एमएलएज अपनी ड्यूटीज को सही से डिस्चार्ज कर सके, सेपरेशन ऑफ पावर को हम बिल्कुल भी वॉयलेट ना करें, उसको बरकरार रखा जाए, और इससे हमारी ओवरऑल इंडियन डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होनी चाहिए। सो दिस इज हाउ यू शुड राइट कंक्लूजन, क्लियर। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आ चुके हैं आपके प्रीवियस ईयर में। पहला क्वेश्चन ये जो 2019 में आया था, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempts several posts from disqualification on the ground of office of profit. Second statement है, the above mentioned act was amended 5 times. Third, the term office of profit is well defined in Constitution of India. तो अभी मैंने आपको बताया था office of profit defined नहीं है Constitution of India में, so this statement is wrong. That means correct क्या है, 1 and 2, option A is the right answer. Clear? तो ये आप देख सकते हैं ये 5 times act amend हो चुका है, 1960, 92, 93, 2006, 2013. Clear? Then second question, on which grounds, which of the following grounds can a member of parliament be disqualified or removed from office as per constitution? तो अभी मैंने बताया था कि इस तरीके से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, अगर वो अनसाउंड माइंड का हो, क्लियर, देन या वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, इफ ही इज कन्विक्टेड ऑफ अ ब्राइबरी केस, ये तो मैंने आपको नहीं बताया था, सो दिस इज रॉन्ग, देन फॉर ऑक्यूपाइंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सो ए बी डी, ऑप्शन सी इज द राइट answer. Clear? Then third question, consider the following statement with respect to office of profit. First, parliament can enact law stating that which office does not qualify as office of profit as per constitution. Yes, parliament law बना सकता है
Then second, committee on office of profit is a joint committee of Lok Sabha and Rajya Sabha. Yes, जो कमिटी बनती है वो ज्वाइंट कमिटी है लोकसभा एंड राज्यसभा की. So कौन सा स्टेटमेंट सही है? Both the statements are correct. Option C is the right answer. Now another question is section 9A of the RPA Act deals with the disqualification of a legislator for a government contract. The statement is correct. अभी मैंने बताया था. Then office of profit is not mentioned in constitution of India. अब यूपीएससी ऐसी चीजों पे खेल सकती है आपसे. सो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर. अब आप कहेंगे सर वाई वन, आप ही ने बताया कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मेंशन नहीं है. मैंने बोला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. मेंशन एंड डिफाइंड में अंतर है. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज नॉट डिफाइंड. मेंशन तो किया गया है, डिफाइन नहीं किया गया है. सो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग. क्लियर एवरीवन? तो पॉलिटी में छोटी छोटी चीजों पर यूपीएससी एपीएससी में फोकस करिए. अब ये कुछ मेंस के क्वेश्चन है आपके लिए जो आप वीडियो देखने के बाद सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे और अपने आंसर आप भेज सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर. क्लियर? So explain the concept of office of profit. Discuss the underlying principle for including office of profit as criterion for disqualification. Same topic अभी हमने discuss किया. Then what do you understand by office of profit? What is the objective of keeping the office of profit as a criteria for disqualification of MPs and MLA? Is it fulfilled in the current political context? Excellent. Simple question. अब आप पूरा topic समझ गए होंगे. अब आप लिख सकते हैं. Then the vagueness of term of office of profit has been a bone of contention to many states and UTs in recent times. Is there any objective criteria in place to determine office of profit? Delineate the way out keeping in mind the principle underlying this provision. So I hope आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी. So we have completed another topic of polity, that is office of profit. सुनने में बहुत ही छोटा सा वर्ड है बट इस वर्ड का काफी गहरा मतलब है. तो हमने प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही हिसाब से एक इंटीग्रेटेड मैनर में इस टॉपिक को प्रिपेयर किया. इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन. तो आईक्यू सिविल्स आईएएस एकेडमी आप सभी के लिए क्वालिटी पर फोकस करता है. हमारा फोकस होता है क्वालिटी पर. समझ में आ रहा है? तो जल्द से जल्द एनरोल करें जितने लोग तैयारी कर रहे हैं और करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम, चाहे यूपीएससी हो चाहे एपीएससी हो. और इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल आईक्यू सिविल्स आईएएस एपीएससी यूपीएससी को ज्वाइन कर सकते हैं और इससे रिलेटेड नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन.